तो भाई नीट 2026 के जितने भी बच्चे हैं, मुझे पता है कि आपको सबसे ज्यादा डर फिजिक्स से लगता है, और फिजिक्स के अंदर भी जो पोर्शन मैकेनिक्स का होता है ना, उससे बच्चा बड़ा घबराता है। तो आज मैं आपको कुछ 5 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो जितना भी टाइम आपके पास अब बचा हुआ है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा ना हो कि 2-3 दिन पहले देख रहे हो, वो तो कुछ ज्यादा ही कम समय हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग इसी समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी मैकेनिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। नो डाउट आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि 11th क्लास बच्चों की खराब क्यों होती है। सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी 11th क्लास खराब क्यों होती है। रीजन पता है क्या है कि क्लास 10th में सिलेबस होता है इतना सा, जैसे ही आप लोग क्लास 11th के अंदर आते हैं सिलेबस हो जाता है बहुत ज्यादा, और जब तक आप लोग उस सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं तब तक इतनी ज्यादा देर हो चुकी होती है कि आपकी क्लास 12th आ जाती है। अभी आपने सिर्फ समझना स्टार्ट किया था कि भाई क्लास 11th के अंदर मुझे कैसे क्या पढ़ना है, क्या हमारे पास होता है साइंस स्ट्रीम को लेकर, क्या आपने सारी चीजें लगाने का सोचा था, सारा दिमाग सोचा था, लेकिन उसी वक्त पे आपकी क्लास 12th आ गई, क्योंकि 11th तो हमारी बहुत जल्दी खत्म हो गई, पूरे 1 साल के अंदर अंदर। फिर आप जब 12th के अंदर आते हैं तो आपके पास क्या होता है, 12th की हसल स्टार्ट हो जाती है। अब आप लोग 11th क्लास की वजह से पूरा साल आप लोगों ने इस चीज को, अपने ब्रेन को एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, और अपने ब्रेन को यह बताया कि भाई क्लास 10 से बाहर आना पड़ेगा और अब सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तब जाकर के आपने क्लास 12th के अंदर थोड़े से ठीक मार्क्स को स्कोर किया। अब क्लास 12 तो आपको इजी लगने लगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 10th क्लास से रिलेट हो रहा था। कुछ कुछ चैप्टर है ना बस रिलेट ही हो रहे थे, हैं थोड़े से वास्ट ही। अब वहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल गया कि भाई अगर मैं बात करता हूं यहां पर कंडीशंस की, तो मेरे पास यहां पर क्या कुछ रहने वाला है कि मुझे क्लास 12th के अंदर इस तरीके से अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ना है। तो 12th क्लास अच्छी हो गई। अब इस चक्कर में ना तो आप 10th के बाद 11th को ठीक से पढ़ पाए, तो 1 साल तो आपका वो डैमेज हो गया। उसके बाद जब आप लोग पूरे तरीके से सिर्फ क्लास 12th पर फोकस कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है तब भी आप लोग 11th क्लास को नहीं पढ़ पाए। तो 11th क्लास को कुल मिलाकर के 2 साल का गैप मिल गया। समझ रहे हैं? उसी 2 साल के गैप की वजह से 11th क्लास के कुछ पोर्शन या मैक्सिमम पोर्शन बच्चों के वीक रह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पूरे तरीके से। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, यहां पर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं जहां पर मुझे लगता है, जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था नीट के लिए तो मुझे यही हर्डल मिले थे, और मैंने इन्हीं हर्डल को इस तरीके से जीता था, तब जाकर मेरा नीट क्रैक हुआ। तो वही भी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसे अप्लाई करना एज इट इज एक सलाह के तौर पर, एक बड़ा भाई मानते हुए। समझ रहे हैं? चलिए, सबसे पहले अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, क्लास 11th के हमारे पास चैप्टर आते हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, NLM वगैरह वगैरह चैप्टर्स बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे लिए कुछ कुछ टिपिकल्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, वो हम नहीं कर पाते। अब डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि आपके पास क्या होता है बेटा, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जीरो प्रैक्टिस। यहां पर आप लोगों ने क्या किया था, जीरो प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आप लोगों को आई थी, आप लोग अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे थे। डिफिकल्ट लगने के पीछे का रीजन क्या है बेटा, आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों से नहीं हो रही थी, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। क्लास 10th के अंदर तो कुछ डेरिवेशन नाम की चीज होती ही नहीं थी, है ना। और आप लोग जैसे ही 11th क्लास के अंदर कदम रखते हैं, सर कुछ डेरिवेशंस आ गए, न्यूमेरिकल तो चलो हम पहले से जानते थे, लेकिन न्यूमेरिकल के लेवल हाई हो गए। ठीक है, हमें डर लगता है, फियर ऑफ न्यूमेरिकल, सिंपल सी चीज है सर, फियर ऑफ न्यूमेरिकल। ये मैं कुछ प्रॉब्लम लिख रहा हूं और इन्हीं प्रॉब्लम के मैं आप लोगों को अभी सॉल्यूशन बताऊंगा। ये मेरे को चीजें समझ में आई कि ऐसे ऐसे कुछ बात हमें देखने को मिलती है कि जीरो प्रैक्टिस होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फियर ऑफ न्यूमेरिकल आ जाता है इस वजह से, और आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आता ही नहीं है, रिजल्ट बहुत बुरा आता है, रिजल्ट आता है आपके पास नेगेटिव, और वही नेगेटिव रिजल्ट आप लोगों को क्या करता है, डीमोटिवेट करता है। अब आप पहले मेरी बात को समझिए, थोड़ा सा समझिए, फिर हम बात करते हैं। जीरो प्रैक्टिस होने की वजह से आपको जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि भाई लॉज ऑफ मोशन को कहां से स्टार्ट करूं, कहां से पढ़ूं, क्या फ्री बॉडी डायग्राम है, कुछ भी नहीं आप समझ पाएंगे। पूरी की पूरी फिजिक्स आप अगर ध्यान से देखें तो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है, एक पर्टिकुलर एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि बेसिक ही आपको उठा करके एकदम टफ दे दिया, नहीं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो मैं कभी भी ये सलाह नहीं देता कि कंप्लीट फिजिक्स को करके जाओ। मैं सिंपल एक ही चीज बोलता हूं कि जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, वहां से भी कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज एक तो आता ही है, और आपका जो रोटेशनल मोशन है वहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भाई मैं रोटेशनल मोशन में 7-8 दिन क्यों वेस्ट करूं, जब मैं यूनिट एंड मेजरमेंट जैसे चैप्टर को आधे दिन में खत्म कर सकता हूं, और रिमेनिंग जो मेरे पास 7.5 दिन बचे मैं उसमें कुछ और कर लूंगा।
समझ रहे हैं आप लोग? 7-8 दिन तो चलो मैंने फिर भी ज्यादा बोल दिया, लगभग 2-3 दिन बच्चा लगा लेगा। तो आप रिमेनिंग 1.5 से 2 दिन जो भी आपके पास बचा हुआ है, आप उसमें और चैप्टर कर लेंगे और अच्छे नंबरों को ले आएंगे। तो मेरा मानना यह है कि सब कुछ नहीं करना, सिर्फ वही चीज करनी है जो आप लोगों को आती है, या फिर आपने सुना है, आप सोचते हैं कि यार ये तो मैं कर लूंगा, इसमें मेरे को दिक्कत नहीं आने वाली, तो उन्हीं चीजों पर मेन हमें फोकस रखना है, याद रखना। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि सर मेरे पास 0 प्रैक्टिस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग चैप्टर को उठाकर उसके बेसिक चीजों को पढ़ना शुरू करें। कहीं तो 11th क्लास पढ़ी होगी ना, नोट्स आपके पास होंगे, हेल्प लीजिए। अंडरस्टैंड नहीं कर रहे क्योंकि नाम फिजिक्स का जुड़ गया। अब उस चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालो, अपने दिमाग से साइड करो कि सर फिजिक्स। काफी सारे बच्चों ने सिर्फ इसी चीज को सोचकर हुआ बना रखा है कि भाई फिजिक्स है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, फियर ऑफ न्यूमेरिकल। जब तक आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में नहीं है, तब तक आप किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, फियर ऑफ न्यूमेरिकल, नेगेटिव रिजल्ट, मैं तो इसे बहुत बाद में काउंट करता हूं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 0 प्रैक्टिस को 100 प्रैक्टिस बनाना, समझ रहे हैं? तो पहले तो अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, फिर देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, पीवाईक्यू पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, तब आपके पास ये फियर ऑफ न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा ना, जब कभी भी आप लोग 3-4 क्वेश्चंस को एक साथ लगा लेते हैं तो कितना मजा आता है, लगता है ना कि हाँ यार ये चैप्टर तो हमारा हो गया है ना, ऐसा फील आने लगता है ना, यही चीज होनी चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट ऑर्डर टू स्टडी। सबसे पहले सही तरीका पढ़ने का क्या है, देख रहे हैं आप लोगों में, बिल्कुल बेसिक चीज बनाकर लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल बेसिक चीज, मैंने कोई तामझाम नहीं रखा इसमें, कोई स्लाइड नहीं, मैं खुद लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जो हैंड रिटन चीजें होती है ना, जब ये बच्चे के पास जाती हैं तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है, समझ रहे हैं? वो चमक धमक वाली चीजों को अब थोड़े टाइम के लिए साइड कर दो, क्योंकि आपके लिए ये दुनिया चमक धमक वाली नहीं है। आपके हाथ में स्टेथोस्कोप आएगा, आपके हाथ में इंजेक्शंस आएंगे, चमक धमक नहीं, पूरे जीवन आपको रोना धोना देखना होता है, सामने से उस चीज को शॉर्ट करना होता है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा पावरफुल बनाओ, समझ रहे हैं? हाँ, तब आप लोग दूसरों से अलग हैं, तभी आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं। तो यहां पर मैं बात करता हूं राइट ऑर्डर टू स्टडी। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर बेसिक क्या होता है, बेसिक से क्या होता है, बेसिक को तो मैं स्किप कर देता हूं, मेरे से बोला गया कि भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन आया, मेरे से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस तो हमारे पास क्या होता है, जितना चलो उतना डिस्टेंस, सर सबसे कम चले डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं आप फंस जाते हैं, क्योंकि सच में आपके बेसिक्स हिले हुए। पहले तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ाना है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग पर हमें फोकस करना है, यहां पर हमें अपना फोकस एरिया बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा पार्टी, सबसे पहले बच्चों हमें बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ये हमारा सबसे मैंडेटरी पॉइंट है। नंबर 2 आपके पास आता है कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को हमें फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है, किसकी तरफ, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की तरफ। और याद रखना जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करता हूं, न्यूमेरिकल 3 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल आपके पास 3 टाइप के होते हैं, याद रखना। बच्चा न्यूमेरिकल को समझ ही नहीं पाया आज तक, वो उसका मतलब है कि न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन करने, न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन उठाओ करना शुरू कर दो। ये सबसे गलत अप्रोच है, मैंने कहा ये सबसे ज्यादा गलत अप्रोच है। सबसे सही अप्रोच जो आपकी होती है ना, जिसकी हम लोग बात करते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे सही अप्रोच क्या होती है कि न्यूमेरिकल 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास होते हैं, वो 3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं बेसिक्स, फिर होते हैं आपके पास मीडियम, और फिर आपके पास होते हैं एडवांस। समझ रहे हैं आप लोग? तो न्यूमेरिकल आपके पास 3 टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहले होता है हमारे पास बेसिक, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, बेसिक। और फिर आप लोग बोलते हैं यहां पर मीडियम, जिसे हम लोग एवरेज भी बोल दिया करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांस, ये देखो, इसके बाद आते हैं हमारे पास एडवांस। तो ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, नंबर 2 पर आप लोगों को इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, और नंबर 3 पर आपको इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहां तक चलो ठीक है, हमने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, हमने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को कर लिया, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं इस वाले एडवांस पर, इसे दोनों को खा जाते हैं। भाई एक बात बताओ, जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाते हो? एक एक आपको स्टेयर चढ़ना पड़ता है ना, एक एक कदम उठाकर आगे बढ़ना पड़ता है ना। सेम कंडीशन बोल रहा हूं, सेम चीजें हैं। आप लोगों ने बेसिक से स्ट्रॉन्ग चले गए, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में फोकस किया, और आप लोग डायरेक्ट चले गए एडवांस पर। गलती,
सबसे बड़ी गलती। क्योंकि आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आ गई, यहां पर एडवांस में उठाते हो, फंस जाते हो, फिर कहते हो सर मैंने तो बेसिक भी स्ट्रॉन्ग किए थे, मैंने तो सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया था, फिर भी मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब मैं इसके लिए बना ही नहीं। आपका पाथवे बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी चैप्टर के कोई सा भी एक टॉपिक उठाया, उसे उठाकर आपने बहुत अच्छा कर लिया, आपने उसके बेसिक्स को पढ़ लिया, आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करे, आपने उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखा, सब कुछ आपने कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग तो सीख ली, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हैं तो न्यूमेरिकल आपसे हो नहीं रहे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर आपको आता है, अब आपको जरूरत है सबसे पहले बिल्कुल 0 नंबर के न्यूमेरिकल करने की, मतलब बिल्कुल बेसिक्स न्यूमेरिकल को करने की। जब आप इसके 25-30 न्यूमेरिकल कर लें, उसके बाद आप मीडियम एवरेज पर आए। मीडियम एवरेज भी जब आप 25-30 कर लेंगे तो अब आपके बेसिक क्लियर, अब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको है, आप एवरेज क्वेश्चन कर पा रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो पाएगा। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। जो मीडियम और एवरेज क्वेश्चन होते हैं ना वो 2 या 3 बेसिक को मिलाकर के एक क्वेश्चन बनता है, तो वो एवरेज में आ जाता है। जब आपका बेसिक्स प्लस में मीडियम आपका आ जाता है, बेसिक और एवरेज दोनों मिलकर के जब एक क्वेश्चन बनते हैं तो वो एडवांस क्वेश्चन बनता है। तो जब ये वाले दोनों स्टेप आप खा जाते हैं ना तो तीसरे वाले को नहीं कर पाते, इसी में आप लोग पीछे रह जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट वर्सेस फॉर्मूला। तो मैं आपको बताता हूं, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूला का मतलब होता है रटना। ठीक है, कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको कॉन्सेप्ट को देती है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, आपको अंडरस्टैंड। बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ सर, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहां पर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं भाई फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले का मतलब होता है रटना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है यहां पर नंबर 1 हमारे इस चीज के लिए, नंबर 2 हम प्रायोरिटी देंगे हमारे फॉर्मूला के लिए। मान लेते हैं आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ गया और अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो आप लोगों की थिंकिंग पता है क्या होती है कि सर फिजिक्स है ना, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत जल्दी से हम उसके अंदर क्वेश्चंस में से निकालेंगे, कुछ एक वैल्यूज को निकालेंगे और निकाल के वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर। लेकिन वहीं अगर सोचो वो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड आ गया तो आप लोग फंस जाएंगे। तो याद रखना कि हमें कॉन्सेप्ट मतलब अंडरस्टैंड, फॉर्मूला मतलब रटना। नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस किसकी, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने होते हैं। पीवाईक्यू आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है, उसके बाद आप लोग अदर क्वेश्चंस पर जाएंगे। याद रखना पीवाईक्यू क्यों सर, पीवाईक्यू सबसे पहले क्यों करना है, पीवाईक्यू आपको सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है तो उसके पिछले साल के पेपर्स को उठाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक कोई सिनेरियो है जिसे वो एग्जाम का पैटर्न फॉलो कर रहा है बार बार, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फाइनल गेम आपके लिए सिर्फ यही होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैं सिंपल एक ही चीज बोलूंगा कि मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये तो मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकता हूं, ये देखिए, क्योंकि अगर आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया तो फिर आप यकीन मानिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यही चीज आपको याद रखनी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। ये 5 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको नीट एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी बाधा फिजिक्स, और फिजिक्स में भी सबसे बड़ी बाधा आपकी है मैकेनिक्स। इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।